एवरेज यहाँ पर मैंने जब देखा ऑनलाइन तो देखा कि एवरी थ्री तीन में से दो लोगों को ये डायग्नोस होता है स्किन कैंसर। तो इतना कॉमन है या इज इट नॉट ट्रू? हाउ हाउ यू? Outside Australia, sorry, outside my house, even at 12 o'clock midnight, तो मैं ये सिर्फ फील करूंगा कि I'm fine. ओके। Not just for me as well. Actually, मेरी वाइफ भी अगर बाहर जाती है रात के 12 बजे भी, then also she is safe. तो मुझे ये पता है कि she'll come back, no ओके, issue. दैट इज अगर घर की बात करें stand alone house, so obviously more than $1 million in Sydney and Melbourne. Not not in Sydney and Melbourne itself, but in nearby around 50 to 100 kilometer range. ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ज्यादा है। अगर कंपेयर करें कनाडा से तो कनाडा में सिर्फ $15 के आसपास है। सेम अगर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो $23 है, जो काफी ज्यादा लगता है मुझे ओके, कनाडा तो के हिसाब ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट में मैं ये भी बता रहा था कि अगर आपकी स्टडी आउटसाइड सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन है तो आपको से। 5 पॉइंट ज्यादा भी मिलते हैं, क्योंकि उसको रीजनल स्टडी बोलते हैं। सबसे पहले ये होता है कि फॉर परमानेंट रेसिडेंसी यू नीड टू बी क्वालिफाइड, हम्म। और यू नीड टू हैव समवन हु इज हैप्पी टू स्पॉन्सर यू ओवर हियर ऑन रिलेटिव वीजा। अगर हम इंडिया की बात करें, एंड देन आई कम ऑन ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो फॉर एन एग्जांपल इन गुजरात इटसेल्फ, जो हम्म। लोग इंटर स्टेट माइग्रेट होते हैं, बिल्कुल, हाँ। जैसे कि मध्य प्रदेश से आते हैं एंड सो ऑन फॉर लेबर वर्क, हम्म। to some extent we also see them in a kind of bad way. Right. हम्म। तो और हमें उनको डिफरेंट। recently we heard that some of the universities has banned the Indian students, like कुछ यूनिवर्सिटी ने इंडिया के कुछ स्टेट के स्टूडेंट को बैन कर दिया, लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और इवन इन गुजरात। तो ये क्या सीन हो गया और व्हाई दे आर बैनिंग द इंडियन स्टूडेंट? So altogether they should have somewhere around 50 to 55,000 Australian dollar in the account to apply for the visa. अगर हेलो ये अमाउंट दोस्तों, हमारे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद आप सबका। आज हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जैसे कि आपको पता है, हम इस सीरीज में कनाडा वर्सेस यूएसए और कनाडा वर्सेस यूके के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और आज हम ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अल्पेश जी, जो मेरे काफी अच्छे दोस्त है और हम कॉलेज में साथ पढ़े हैं। और वो अभी ऑस्ट्रेलिया है बहुत सालों से, और वो इमिग्रेशन का काम भी करते हैं, तो इमिग्रेशन के बारे में हमें ज्यादा आसानी से बता पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्रोज और कॉन्स के बारे में। कनाडा की तरफ से मैं आपको बताऊंगा प्रोज और कॉन्स कनाडा के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं रश्मिन राठौड़ हूँ। मैं हमारी आप चैनल पर आ रहे हैं हम तो कनाडा लाइव पर, जहाँ पर हम कनाडा के बारे में, कनाडा लाइफ के बारे में बताते हैं, और इमिग्रेशन के और यहाँ की जो भी लाइफस्टाइल है उसके बारे में बताते हैं। तो अ, अब मैं अल्पेश से बात कहूंगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे, फिर हम आगे बात करते हैं। ओवर टू यू Hello अल्पेश। everyone. Sure. Hello everyone. My name is Alpesh. मैं यहाँ पे एक registered migration agent हूँ, and for that one obviously you need to study and need to get the license. So I can't obviously generalize any other case over here, but definitely I'll be able to guide you in a way ki what are the benefits coming to Australia, what are the pathways to become a permanent resident in Australia, from student pathway and directly PR as well. ठीक है। यहाँ की जो लाइफस्टाइल है, ऑब्वियसली गूगल इज अवेलेबल फॉर द स्टेटिस्टिक्स, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑन द ग्राउंड एक्चुअली हाउ डू वी फील डे टू डे लाइफ में। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। सो आई फॉलो यू रश्मि। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आप बात करें तो जैसे कि हमने बताया कि हमने कनाडा और यूएसए और कनाडा वर्सेस यूके के बारे में ऑलरेडी बात कर दी है। तो अगर अगर आपको ये वीडियोस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख पाएंगे इसको। और अगर हम अब बात कर तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोग्राफिक में। तो आप देखिए जैसे कि यहाँ पर पॉपुलेशन हम देख रहे हैं, तो कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 38 मिलियन है। और जो ऑस्ट्रेलिया की है वो 29.69 के आसपास है। इमिग्रेंट्स जो है पूरे कनाडा में वो 20% के आसपास है, जबकि यही अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो 29% आ रहे हैं। और अगर एरिया की कंपैरिजन करें तो कनाडा का जो एरिया है वो थोड़ा ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया से। और जीडीपी अगर देखें जो कनाडा की तो 2.3 ट्रिलियन है, जबकि सेम अगर ऑस्ट्रेलिया की हम देखें तो वो 1.7 ट्रिलियन है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, 0.93 और 0.95। ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा अच्छा है ज्यादा।
और अगर हम यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी देखें तो ज्यादातर लोग जो कनाडा में रहते हैं वो एक लेटीट्यूड हम कहते हैं 49, उसके नीचे रहते हैं 72% लोग, जो कि ओंटारियो और थोड़ा सा क्यूबेक रीजन यहाँ पर आ जाता है। सेम अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर जो 5 मेजर सिटीज है ऑस्ट्रेलिया के, उसका पॉपुलेशन कुछ 64% दिखा रहा है मुझे। तो ज़्यादा हमें अल्पेसिस के बारे में हम बताएंगे, अब बात करेंगे जब पॉपुलेशन के बारे में। और जब हम इमिग्रेंट्स की बात करते हैं तो हर साल यहाँ पर जो कनाडा में लोग आते हैं वो 4 लाख के आसपास है, 4,31,000। और सही, और ऑस्ट्रेलिया में अगर ये आंकड़ा देखें तो वो भी 3,95,000 यानी कि 4 लाख के आसपास का आंकड़ा है। तो आप बता पाएंगे अल्पेश की यहाँ पर क्या कितने इमिग्रेंट्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया में हर साल? अ, फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, सो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जुलाई से शुरू होता है और 30th ऑफ जून को फिनिश होता है. हम्म। सो फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई 2022 टिल 30th ऑफ जून 2023, यहाँ पे द माइग्रेंट वर लाइक 350,000 पीपल इन टोटल. Great. Government aspect they are expecting basically this migration the migrant will be somewhere around 250,000 for the next 5 years as well, for the each financial year. So from 2023 to 2024 they are expecting 250,000 people to migrate to Australia. Per year, 250,000 per year, right? That's right, per financial year. या ओके, ग्रेट। सो हमारा जो कनाडा का क्राइटेरिया है या तो जो फोरकास्ट है वो शायद आई थिंक 500,000 है, मतलब कि 500,000 एवरी नेक्स्ट 3 इयर्स। तो ये नेक्स्ट 3 इयर्स में लोग 1.5 मिलियन लोगों को बुलाना चाहते हैं। तो लेट्स सी, अभी ऑलरेडी ये 4 लाख 4.5 लाख तक तो पहुंच गए हैं। ये इस साल 2023 में दे आर गोइंग टू जो भी इनवाइट कर रहे हैं वो 5 लाख के आसपास है लोगों को इनवाइट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इमिग्रेशन पॉलिसीज के बारे में बात करें तो क्योंकि जो भी लोग आते हैं वो ज्यादातर स्टूडेंट वीजा पर या तो वर्क वीजा पर आते हैं, और कुछ लोग परमानेंट रेसिडेंट वीजा जो पीआर वीजा कहा जाता है उसके बेस पर भी आते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करें स्टूडेंट वीजा के तौर पर, तो मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे बहुत ऐसा जानने को मिला अल्पेश के जो ऑस्ट्रेलिया का वीजा रेट है, सक्सेस रेट, वो कनाडा से ज्यादा है। जब हम बैकलॉग की बात करते हैं कई स्टूडेंट्स के केस में, तो जैसे कि हमें यूनिवर्सिटीज या तो कॉलेज में जब बैकलॉग्स होती है तो कनाडा में रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में रिजेक्शन रेशियो थोड़ा कम है। तो आप इसके बारे में कुछ ज्यादा बता पाएंगे कि क्या है देखो, स्टूडेंट वीजा क्या है? स्टूडेंट वीजा स्टूडेंट वीजा में देयर आर टू मेन क्राइटेरिया यहाँ पे डिपार्टमेंट लुक करती है, द केस ऑफिसर बेसिकली टू ग्रांट द वीजा. पहला है द एप्लीकेंट जो स्टूडेंट है उनका प्रोफाइल, कि हाउ सॉलिड हिज एजुकेशन बैकग्राउंड इज बेसिकली. ओके। और एंड द सेकंड वन इज द फाइनेंस, whether they are going to be capable enough to afford that expenses or not. ओके। ठीक है. तो यहाँ पे एज अ बेसिक नीड ये होती है कि पर एप्लीकेंट दे आर एक्सपेक्टिंग $20,000 फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर लिविंग एक्सपेंस. और पहले पहले साल की जो फीस होती है वो पे करनी होती है. ठीक है. तो इफ वी टॉक अबाउट मास्टर डिग्री तो उसकी फीस समवेयर अराउंड एक साल की होगी $20,000 to $25,000. ओके। तो वी आर समवेयर अराउंड 45,000 ऑलरेडी. फिर उसके बाद आता है the travel ticket. So they charge $2,000. Basically, you need to show that कि you have that money in account. ठीक है. Sure. और जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो लेना होता है फॉर द एंटायर ड्यूरेशन. अगर 2 साल की स्टडी है तो पूरे 2 साल का हेल्थ इंश्योरेंस उनको पहले लेना एडवांस में लेना पड़ेगा बिफोर दे अप्लाई फॉर द वीजा. Okay. So altogether they should have somewhere around 50 to 55,000 Australian dollar in the account to apply for the visa. अगर ये अमाउंट उनके पास नहीं है तो देर आर हाई चांसेस कि वीजा ग्रांट नहीं होंगे. ओके। सेकंड थिंग ये होती है, सॉरी, या कंटिन्यू, सॉरी. सेकंड थिंग जो जैसे मैंने बताया कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो उसमें ये होता है कि अगर फॉर एन एग्जांपल किसी ने ईयर 12 कंप्लीट किया है, नाउ दे वांट टू कम ओवर हियर फॉर बैचलर डिग्री. अगर ईयर 12 कंप्लीट करने के बाद 2 साल वो कहीं पे भी रहे आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया एंड दे डिड नॉट स्टडी एनीथिंग और काम भी नहीं किया, तो उनका जो प्रोफाइल होता है वो वीक हो जाता है.
बिकॉज डिपार्टमेंट ये कंसिडर करेगी दिस पर्सन इज नॉट जेन्युइन स्टूडेंट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। हम्म। अगर प्रोग्रेसिव उनका एजुकेशन ग्रोथ है तो देर आर गुड चांसेस, एंड फाइनेंस भी है, तो देर शुड नॉट बी एन इश्यू इन टर्म्स ऑफ हैविंग द वीजा ग्रांटेड। बिल्कुल बिल्कुल सही। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग ओवर हियर कि जो फाइनेंस की बात की है, तो फाइनेंस उनके फैमिली मेंबर्स भी दिखा सकते हैं। अगर उनका कोई ऑस्ट्रेलिया में रिलेटिव है तो वो भी दिखा सकते हैं। सो इट्स नॉट ओनली फ्रॉम पेरेंट्स। ओके, तो कोई भी दिखा सकता है अगर वो रिलेटिव्स में, जैसे कि ब्लड रिलेशंस में कोई होना चाहिए या फिर कैसे? In family relation, अगर if for an example if my uncle is showing me like of the अगर मैं ये बात करूँ कि जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंटल अंकल जिसे हम हमारे मामा या काका बोलते हैं। पेरेंटल अंकल भी चलेंगे और ग्रैंड पेरेंटल अंकल भी चलेंगे। ओके ओके, तो बहुत ही मतलब तो हमारा वन मोर काफी से जनरेशन इज दूर। ओके एज वेल। एग्जैक्टली। ओके 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 ओके, तो अच्छा है काफी, क्योंकि हम किसी का भी बैंक अकाउंट लिक्विड फंड दिखा सकते हैं कि भाई दे हैव अ फंड एंड दे कैन अफोर्ड, सो उनके अकाउंट में उनको डालना होता है कि फिर दे कैन शो देयर अकाउंट? नहीं, जो स्पॉन्सर है फॉर एन एग्जांपल की अंकल है समझ लो, उनके अकाउंट में है, सो दे नीड टू ऑब्वियसली गिव बैंक स्टेटमेंट, जो फाइनल बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, और एक एफिडेविट देना होता है कि द नेफ्यू और नीस कैन एक्सेस द फंड एज वन रिक्वायर। सो इट्स काइंड ऑफ अथॉरिटी टू देम कि जो भी ओके फंड अवेलेबल है वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके ओके, और एंड ऑब्वियसली लोन भी दिखा सकते हैं इफ दे विश टू। ओके पर लोन में फिर व्हेन इट कम्स टू द रीपेमेंट, तो उसमें ये भी दिखाना होता है कि हाउ द पर्सन हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग टू पे दैट मनी बैक टू द बैंक। तो अगर आपकी ऑनगोइंग इनकम नहीं है तो लोन इज नॉट जस्ट गोइंग टू वर्क। हम्म। और हम स्टूडेंट की बात करें तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो इंडिया से आते हैं वो ये सोचते हैं कि दे गोना वर्क व्हाइल दे आर स्टडीइंग, तो वहां पर उसका क्या क्राइटेरिया है, मतलब कितने घंटे वो काम कर सकते हैं अगर इफ एनी स्टूडेंट इज स्टडीइंग? Yeah, sure. So I'll give you a bit of information before if I talk about pre-pandemic time. तो यहाँ पे the students were allowed to do only 40 hours per fortnight. That means 20 hours per week. ओके ठीक है। फिर during pandemic, because they were in need of people, उन लोगों ने बोल दिया कि anyone can work unlimited hours, even the student. अनलिमिटेड एनी टाइम? It was हाँ up until 30th of June 2023. ओके Now it is back to normal, but they have given bit of additional hours to work every week. So abhi as of now it's like 24 hours per week. ओके ओके गुड। इसमें there are changes, not really changes, but there are bit of benefits as well. If the main applicant is doing master degree, तो उनके जो secondary applicant होते हैं, that means husband or wife, they can work unlimited hours ओके, throughout the course duration as well. पर बट अगर आई आप हर्ड paid courses कर रहे हो, बट आई हर्ड दैट जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनके जो स्पाउस आ रहे हैं दे आर नॉट गेटिंग चांस ऑफ गेटिंग वर्क वीजा, और लाइक इतना इजी मूव नहीं होता उनके लिए, सो इज इट ट्रू और नो? टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू। इट रियली डिपेंड्स कि एप्लीकेशन में क्या दिखाया गया था। तो कहीं लोग ऐसे करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर इंडिया से कोई वीजा लगवाने जाए, तो ये एक कॉमन ट्रेंड है कि वहां पे अगर फॉर एन एग्जांपल आउट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड इज द मेन एप्लीकेंट, तो पहले यहाँ पे स्टडी के लिए आता है, तो वो ये दिखाएगा एप्लीकेशन में वहां से कि उनकी जो वाइफ है शी विल बी स्टेइंग बैक इन द कंट्री, मीन्स इंडिया में रहेगी। तो ये सोशल टाई हुई कि जो हस्बैंड है ही विल गो बैक, क्योंकि उनकी वाइफ इंडिया में है। अभी हस्बैंड यहाँ पे है, ही हैज जस्ट अराइव्ड, और उनकी वाइफ की स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन करते तो वो ग्रांट नहीं होगी, बिकॉज आपने प्रीवियस एप्लीकेशन में ये बोला था कि आपकी वाइफ इंडिया में रुकेगी। ओके ठीक है, नाउ यू आर जस्ट चेंजिंग द स्टेटमेंट इन अ मंथ और टू टाइम कि नहीं अभी आपकी वाइफ को भी यहाँ पे आना है, तो ऐसे केसेस में वो ग्रांट नहीं होगा। अगर आप दोनों की एप्लीकेशन साथ में करते हो तो ऑब्वियसली आपको फाइनेंस ज्यादा दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास फाइनेंस ज्यादा है और दोनों के साथ में एप्लीकेशन करते हो, आपका एजुकेशन प्रोफाइल जो है वो अच्छा है, तो दोनों के भी ग्रांट होते हैं। ओके ओके। और recently we heard that some of the universities has banned the Indian students, like कुछ यूनिवर्सिटी ने इंडिया के कुछ स्टेट के स्टूडेंट को बैन कर दिया, लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और इवन इन गुजरात।
तो ये क्या सीन हो गया और व्हाई दे आर बैनिंग द इंडियन स्टूडेंट, इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? इससे क्या हार्ड हो गया है स्टडी वीजा लेना या व्हाट इज द Yeah, it's obviously unfortunate situation, definitely. पर इसमें there were two reasons basically कि university had to do this one. First of all is the bogus documents, and they were coming from particular states, so the universities had to take this stand. Second सिचुएशन ये होती है कि कहीं स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे बैचलर और मास्टर डिग्री करने आते हैं। यहाँ की रिक्वायरमेंट ये है कि इफ यू आर कमिंग ऑन पर्टिकुलर कोर्स तो आपको उस कोर्स में 6 महीने स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी, देन द यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैन गिव यू द रिलीज लेटर। मतलब ये होता है कि फिर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज चेंज कर सकते हैं। बराबर, ठीक है। तो कहीं एंड ऑब्वियसली इट वाज अ ट्रेंड दैट यूनिवर्सिटी नोटिस कि फ्रॉम पर्टिकुलर स्टेट्स some sort of particular applicants were coming on bachelor degree or master degree जो कि उसकी फीस हायर है, तो वो यहाँ पे 6 महीने स्टडी करते थे and then they were going to do a trade courses like certificate 3 and 4 cookeries and hospitality management. तो स्टूडेंट के लिए इट्स बेनिफिशियल क्योंकि दे विल बी पेइंग लेस मनी टू द यूनिवर्सिटी, और सर्टिफिकेट ट्रेड कोर्सेज उतने डिफिकल्ट नहीं होते टू गेट थ्रू जितने यूनिवर्सिटी कोर्सेज होते हैं। बिल्कुल। The university eventually what they were losing over here is तो उनके जो number of students they were expecting to continue their study. So obviously they had a budget, right? For an example, I have taken an admission in ECU. So university is expecting somewhere around $34,000 to $40,000 from me over next 2 years. बराबर। Which they will be getting only for 6 months, जो कि 12 to 15,000 होंगे, and then I'm leaving the university. So university will be losing that money. और ऐसा एक दो स्टूडेंट पे नहीं होते थे, there were many like that. They had to shut the entire batch because of this situation. Okay. Plus moreover to that ये होता है कि universities and colleges are given rank over here. So level 1, level 2 and level 3 colleges and universities. जो level 1 university होती है, if they are taking a student, that means giving an admission, तो उसके वीजा ग्रांट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, because the home affairs department has given such authority to the university to decide whether उनको लगता है कि नहीं कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है कि नहीं। अगर यूनिवर्सिटी लेवल 1 की जो होती है वो बोलती है कि हाँ यू आर जेन्युइन स्टूडेंट, हम आपको एडमिशन दे रहे हैं, तो उसके चांसेस समवेयर अराउंड 75% हो जाते हैं कि उनकी वीजा लग जाएंगे। बिल्कुल। वीजा लगने के बाद when they are coming over here and changing the course, by regulation actually they are allowed to do, so no one can prevent them, right? But university was losing the business in that sense. Obviously, and I think one of the major component of the economy for Canada and Australia is like students. Is it true? It is actually the second highest overseas income for Australia. Yeah, same for Canada. Billions dollar. Yeah. अभी हमारे यहाँ जो लास्ट ईयर का फिगर था वो कुछ आई थिंक 22 बिलियन कैनेडियन डॉलर था। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, लाइक जो नॉर्मल इकोनॉमी से पैसा आ रहा है, चाहे वो माइनिंग हो या ऑयल हो, उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स की कमाई से आ रहा है, तो इट्स अ बिग अमाउंट। ट्रू। और अगर हम बात करें कि रेसिज्म का भी कई बार सामना करना पड़ता है इंडियन स्टूडेंट्स को, ये भी एक कंसर्न रहता है कि दे आर गेटिंग मोर न्यूज अबाउट द रेसिज्म। तो पिछले कुछ सालों में, जैसे कि 2019 या तो 2-3 साल पहले की बात करें, तो ये ऐसे केसेस आए थे पिछले सालों में। तो हाउ इट इज compared to other countries in racism, if you say something about Australia, or whatever you think about that, yeah, about the racism. Well, on this note, मैं ये कहना चाहूँगा कि whether it's in India or Australia or Canada, it's just like kind of a second nature for the human, जो you can't just eliminate completely. मुझे ये लगता है, I could be wrong. अगर हम इंडिया की बात करें, and then I'll come on Australia. अगर हम इंडिया की बात करें तो फॉर एन एग्जांपल इन गुजरात इटसेल्फ, जो लोग इंटर स्टेट माइग्रेट होते हैं, बिल्कुल, जैसे मध्य प्रदेश से आते हैं एंड सो ऑन फॉर लेबर वर्क, टू सम एक्सटेंट वी आल्सो सी देम इन अ काइंड ऑफ बैड वे। हम भी उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, राइट? सेम व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर फेसिंग ओवर हियर एज वेल।
बिल्कुल। तो मेरा उसमें ये मानना है कि इट्स गोइंग टू बी देयर, इट्स नॉट गोइंग टू बी completely eliminated, but you हम्म। need to live with it, and you need to have a strong voice against it if you are really really struggling with it, and then you're absolutely fine. मेरे साथ भी हुआ था, but हम्म। I'm still fine. Like I moved over here in 2009. 2009 में it was even bad. जो यहाँ हम्म। पे अभी अब यू वुड नो कि जो हैरिस पार्क है, जिसको लिटिल इंडिया नाम दिया था ड्यूरिंग लास्ट प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, हम्म। ठीक है, आई यूज्ड टू स्टे देयर. ओके। We faced this situation over there. But over the time, actually, the name of the suburb has been changed as well. So it's good for us. ग्रेट। बट So, ये because of ऑथोरिटीज है जो ऑस्ट्रेलिया में, आर दे मीन्स कंडेमिंग सच मिसयूज, और मीन्स क्या उनके yes. लिए अलग लॉज बना रहे हैं? आर पुलिस हेल्पिंग द पीपल हु आर द विक्टिम्स और नॉट? Oh, certainly, yes. As I said, if you take a stand, yes, you will be supported. पर अगर आप अंदर ही अंदर फील कर रहे हो और किसी को बताते नहीं है, and you're not स्टेप्स। fighting for yourself, तो unfortunately there is no one who can help you, ना. बस वही बिल्कुल। सिचुएशन है. So from the authority point of view, yes, they are supportive. Whether they are taking action if it's been complained, yes, certainly they are doing that. ये not just for their in terms of like outside in the world as well, but ये workplace पे भी होता है. And again, there is a fair work policy over here which support this sort of anti-racism policy. तो अगर यहाँ पे किसी भी कंपनी में आप काम करते हो and if you feel like that you have been discriminated, तो आप you can complain that one, and there are very bad consequences for the employer as well that they have to face. So it's certainly in the policy. So I think that should not be the concern for the people to migrate to any other country. बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो हर एक कंट्रीज में आई थिंक थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। यू हैव टू सर्वाइव विद दैट, या। Hmm. सो मूविंग ऑन टू अदर वर्क वीजाज, अगर हम वर्क वीजाज के बारे में बात करें तो वहां पर क्या हालात है? मीन्स लोग वर्क वीजाज पे आते हैं, इज इट इजी टू गेट द वर्क वीजा इन ऑस्ट्रेलिया और नॉट? Uh, work visa में again it's back to this education profile and your employment profile. If I talk about you, or for example myself, like I completed software engineering, right? अगर मेरे पास वहां पे 2 to 3 years का experience होता, and if I wanted to come over here on work visa, yes, it was possible. पर यहाँ पे ये होता है कि to come on work visa, there are two different types of work visa basically. One, you come on provisional permanent residency, which gives you the work rights, full-time work rights. After living in Australia for 3 years, then you will be eligible to apply for permanent residency. तो उसमें प्रोविजनल परमानेंट रेसिडेंसी में आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर की जरूरत नहीं होती. On the other note, you need to have an employer who is willing to sponsor you. Okay. That is going to be a bit challenging if you don't have anyone in Australia who can help you out to find a job. क्योंकि उसमें दिक्कत ये होती है कि when it comes to the employer sponsor visa, employer has to invest somewhere around $10,000 to $15,000 per applicant for the visa application fees and skill level funds and so on. और वो resistance बनते हैं कि after investing that much money, if they are not getting the value out of that candidate, तो फिर वो it will be waste of money from the business point of view. हाँ, तो दिक्कत होती है. If I generalize about that situation, तो for an example TCS, यहाँ पे बहुत सारे बड़े clients हैं from IT field, where TCS providing service to them. So for them who is working with TCS, उनको यहाँ पे work visa पे आना, it's not challenging. It's very straightforward, getting granted in 2 to 3 months time as well. सेम But लाइक यूएसए, आई थिंक यूएसए में भी ऐसा ही है। अगर जो बड़े हाँ, एमएनसी कंपनीज है उनके जो H1B वीजा है, दे आर ग्रांटेड लाइक इजीली। बट जो छोटे एम्प्लॉयर है, जैसे कि कोई सुपरमार्केट है या ग्रोसरी स्टोर चला रहा है, तो उनके लिए इतना इजी नहीं होता। I completely agree. It's exactly like that one. या। But the best situation at the moment is if anyone is basically from engineering field or medical field, that's the best time to move to Australia. I would talk about Australia in that sense. The reason for that is they are in need of engineers and medical fields people.
बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे ये भी सिचुएशन है कि अगर आपके सिर्फ 6 बैंड है आरटीएस में और 50 ईच इन पीटी, हम्म। ठीक है, एंड समवन हैज डन लाइक बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, हम्म। इफ द एप्लीकेंट इज सिंगल, तो उनके पीआर इन 6 to 12 months ग्रांट हो सकते हैं। वाह, ग्रेट। इट्स दैट ग्रेट, हाँ एग्जैक्टली, विच वाज नेवर इजी लाइक दैट from 2013 up until like last year. ग्रेट। Day by day, obviously, it's getting difficult, but because of this pandemic, they are in need of people, and hence this relaxation is there. अभी कितने टाइम चलेगा, नो वन नोज दैट। यहाँ पे ये भी है कि डिपार्टमेंट कल सुबह ये बोल दे कि ये नहीं चाहिए हमें, सो अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट वन, पर अभी तो है। ओके। बट एक हमारे यहाँ कनाडा में ऐसा रूल है, जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, LMIA जिसे बोलते हैं, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट हम जिसे बोलते हैं। तो जैसे हमें यहाँ पर किसी को वर्क वीजा पर बुलाना है, तो हम जैसे स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो हमारी प्रोसीजर ये रहती है कि हमें यहाँ पर एडवर्टाइज करना है, और अगर हमें यहाँ पर कोई बंदा नहीं मिलता कनाडा में, देन ओनली वी कैन हायर समबडी फॉरेन नेशनल, चाहे वो इंडिया से हो या कोई भी फॉरेन नेशनल हो। सो हाउ इट इज इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इज इट द सेम और डिफरेंट? इट इज वेरी मच सेम। तो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर की बात करूं तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट होती है कि एम्प्लॉयर हैज टू पब्लिश 3 एडवर्टाइजमेंट, हम्म। जो यहाँ पे लोकली एक्सेसिबल होनी चाहिए एटलीस्ट। ओके। आउट ऑफ दोज 3 एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म होता है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, वहां पे आपको पब्लिश करनी होती है दैट यू आर इन नीड ऑफ पीपल। ओके। लेट्स टॉक अबाउट शेफ। तो अगर किसी रेस्टोरेंट को शेफ को बुलाना है, तो हम्म। उनको यहाँ एडवर्टाइज देनी पड़ेगी 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। दैट हैज टू बी देयर फॉर 28 days मिनिमम। हम्म। वहां पे सैलरीज भी होनी चाहिए, आपकी स्किल क्या होनी चाहिए, वो डिमांड सब जो भी आपको चाहिए वो सब उस सेम तीनों एडवर्टाइजमेंट सेम लिखा होना चाहिए। बिल्कुल। जो भी एप्लीकेंट्स आते हैं, दे ऑब्वियसली नीड टू इंटरव्यू देम एज वेल इफ दे फाइंड एनी एप्लीकेंट लोकली, तो हम्म। एम्प्लॉयर हैज टू गिव देम द प्रायोरिटी। अगर वो नहीं होता, हम्म। दे कैन स्पॉन्सर समवन। तो उसको बोलते हैं लेबर मार्केट टेस्टिंग। अगर ओके। लोकल लेबर मार्केट में कोई बंदा अवेलेबल नहीं है टू डू दैट जॉब, then they can sponsor someone. ओके। So ओके। it's exactly like that. सेम। From 1st of July 2023 they have increased the threshold as well. तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हो, तो हम्म। उसकी मिनिमम 70,000 आपको देनी पड़ेगी, ओके। ओके। चाहे वो शेफ हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, which ओके। used to be 53,900 up until 30th of June 2023. So it's a huge increase in that. हम्म। तो सो whether whether they ये can भी afford ये भी salary or रहता not, होगा कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयर है या तो लोग हैं, वो इसका फायदा उठाते होंगे कि लोगों को बुलाने के लिए फिर दे चार्ज हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी टू फॉरेन नेशनल, कि आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, विल गिव यू द PR फॉर वीजा फॉर द ऑस्ट्रेलिया। इज हाँ, इट? ऐसे ऐसे भी केसेस आते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दे, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि जो छोटे एम्प्लॉयर होते हैं, दे आर स्ट्रगलिंग टू बेसिकली स्पॉन्सर समवन, क्योंकि उनकी ज्यादातर हिस्ट्री उतनी अच्छी होती नहीं है। अगर किसी एक दो का भी हो जाए ना, तो वो सारे जो जेन्युइन होते हैं उसको भी उसी तरह से देखते हैं पहले कि नो, दिस शुड बी सम सॉर्ट ऑफ डॉजी थिंग इन दे, बिल्कुल। ठीक है। सो दे स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिविटी एंड देन फिर उसको पॉजिटिविटी में लाना टू हैव द वीजा ग्रांटेड, दैट्स चैलेंजिंग पार्ट। ओके। ओके। So because of some, yeah, many of them are suffering. Very true. ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लाइक PR। तो जैसे कि अगर हम कनाडा का PR के बारे में बात करें, तो हमारे यहाँ हम बोलते हैं उसे एक्सप्रेस एंट्री। इससे कहीं कोई भी फॉरेन नेशनल उसको अप्लाई कर सकता है। ये पूरे पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, शायद आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी सिमिलर Yep. सिस्टम है, जहाँ पर आप एज, एजुकेशन, IELTS और एक्सपीरियंस के बेस पर आपका पॉइंट स्कोर बनता है, और उसके हिसाब से फिर आपको PR दिया जाता है। और जो PR प्रोसेस जो फास्टेस्ट टाइम है, ये जो मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट दिखा रहा हूँ, तो वो 5 मंथ्स के अंदर आपको मिल जाता है। कई बार वो ज्यादा भी हो जाता है बिकॉज ऑफ द बैकलॉग और अदर प्रोसीजर्स। तो ऑस्ट्रेलिया की, ये कनाडा की बात है। अगर कनाडा के बारे में अगर किसी को जानना है और PR के बारे में, तो हमने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था इमिग्रेशन का, जिसमें हम आप CRS स्कोर जिसे बोलते हैं वो आप चेक कर सकते हैं कैसे। वो पूरा आप यहाँ वीडियो में है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
और ये जो ऑस्ट्रेलिया का पूरा पीआर पॉइंट टेबल है, उसके बारे में अल्पेश बताएंगे हमें कि क्या है और कितना टाइम लगता है वहाँ पर पीआर का? Okay. So, Rashmin, I'll take a bit of time over here to explain because नो प्रॉब्लम। सबसे पहले ये होता है कि for permanent residency you need to be qualified हम्म। or you need to have someone who is happy to sponsor you over here on relative visa. हम्म। तो रिलेटिव वीजा की जो बात होती है वो पार्टनर वीजा की एप्लीकेशन होती है, रिमेनिंग चाइल्ड होती है, पेरेंट्स वीजा होते हैं, दे आर कंप्लीटली सेपरेट टू दिस स्किल माइग्रेशन। तो अभी बात करते हैं स्किल माइग्रेशन में। सबसे पहले एजुकेशन होता है। तो ऑन बेस ऑफ एजुकेशन एंड और एक्सपीरियंस आपका स्किल असेसमेंट होता है। सो हम्म। इवन जैसे कि फॉर एन एग्जांपल किसी ने यहाँ पे मास्टर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ पे यहाँ की यूनिवर्सिटी से भी की है तो फिर भी उनका स्किल असेसमेंट चाहिए। हम्म। तो आफ्टर एजुकेशन and or experience depends on the occupation. So for an example, mechanical engineer, electronics engineer, they don't need an experience for the skill assessment. पर हम्म। अगर आईटी ऑक्यूपेशन है तो उनको क्वालिफिकेशन चाहिए प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर उनकी क्वालिफिकेशन ऑस्ट्रेलिया की है। अगर उनकी क्वालिफिकेशन आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया की है तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम। हम्म। फिर होता है स्किल असेसमेंट। सो दिस इज जस्ट टू बेसिकली गिव यू इन्फॉर्मेशन। तो एजुकेशन एंड और एक्सपीरियंस, उसके बाद होता है स्किल असेसमेंट। ओके। स्किल असेसमेंट होने के बाद दिस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म कम्स इन प्लेस, जो यहाँ पे स्क्रीन पे है। हम्म। पॉइंट्स तभी कैलकुलेट बेसिकली डिपार्टमेंट वैलिड कंसीडर करेगी आपको जब आपके पास पॉजिटिव स्किल असेसमेंट। ओके। उसमें एज के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सो व्हाट डिपार्टमेंट इज एमिंग इज की ज्यादा से ज्यादा यंग लोग यहाँ पे आए, दैट मीन्स द कंट्री विल गेट टैलेंट बिल्कुल। एंड दैट विल हेल्प द इकोनॉमी। हम्म। सो इवेंचुअली इट्स ऑब्वियसली अ पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट बेसिकली फॉर द country's development. So ऑब्वियसली यस। so the age is the prime factor. ये जो एज कंसिडर वहां पे होती है दैट इज फॉर द मेन एप्लीकेंट्स। हम्म। सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यस, competent English doesn't give any point, but competent English which is 6 each in RTS or 50 each in PTE which is mandatory expression of interest form सबमिट करने के लिए वो होने ही चाहिए। ओके। दैट इज अगेन फ्रॉम द मेन एप्लीकेंट। अगर हम्म। आपका 7 ईच है विच इज 65 ईच इन पीटी तो 10 पॉइंट मिलते हैं। अगर सुपीरियर है विच इज 79 ईच इन पीटी और 8 ईच इन आरटीएस तो सुपीरियर मिलता है। आरटीएस कैन बी जनरल और एकेडमिक। ओके। एनी यू कैन गिव। यस दैट्स राइट। ओके, कनाडा में आई थिंक पीआर के लिए इट इज लाइक जनरल नॉट एकेडमिक। राइट ओके। फॉर एजुकेशन इट्स एकेडमिक, आरटीएस एकेडमिक, बट फॉर permanent residency it can be either. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। Then it comes the experience. Outside Australia, that's right, 0 to 3 years, 0 points. 3 साल का जब एक्सपीरियंस होता है तो 5 पॉइंट मिलते हैं एंड सो ऑन। यूजुअली जो जिसकी ओवरसीज परमानेंट रेसिडेंसी डायरेक्टली होती है उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा होता है। हम्म। तो बट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर दैट एक्सपीरियंस कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए टू प्रूव टू द डिपार्टमेंट कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो जेन्युइन है एंड कैन बी वेरीफाइड। हम्म। नहीं है एंड यू आर क्लेमिंग द पॉइंट्स जस्ट फॉर द शेक ऑफ इंक्रीजिंग द पॉइंट्स तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि फिर उसके उसके उसमें ये होगा कि आप इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करोगे एंड जब डिपार्टमेंट मना करेगी कि नो योर एक्सपीरियंस इज नॉट जेन्युइन नॉट वेरीफाइड, आपके वीजा रिफ्यूज होते हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टाइम एट दैट टाइम। बिल्कुल। माइंड कौन सा एक्सपीरियंस क्लेम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। एविडेंस की बात करें तो वहां पे पे स्लिप होनी चाहिए, सारी पे स्लिप, नॉट जस्ट द स्टार्ट टू एंड फिनिश टू। सब पे स्लिप होनी चाहिए, एवरी सिंगल मंथ की पे स्लिप होनी चाहिए आपके पास। बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, जो फॉर्म 16 होता है इंडिया में वो होना चाहिए। ट्रेसिस की वेबसाइट से डाउनलोड किया है वही वैलिड चलेगा। अगर आपका एम्प्लॉयर फिल करके हाथ से सिग्नेचर करके दे देता है तो दैट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इट हैज टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम ट्रेसिस वेबसाइट। तो उसमें ये होता है एज व्हाट आई नो कि employer has to upload to Tracy's website and then you will be able to download that one. That means it's completely genuine experience. हम्म। Over to that, आपका employer you should get the experience letter, statement of service letter, जहाँ पे duties भी listed होनी चाहिए कि आप क्या duties perform करते थे as as per your position. तो वो जो duties होती है वो जो आपने occupation nominate किया होता है skill assessment में उसके related होनी चाहिए। If it's not related, then it's not going to work either. ओके। So be very mindful when you're claiming the experience. It's बिल्कुल। same for the
इन ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस एज वेल, यहाँ पे भी वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे फॉर्म 16 नहीं होता, पर यहाँ पे नोटिस ऑफ असेसमेंट होता है और सुपरएनुएशन स्टेटमेंट होता है। हम्म। Coming on the next one is qualification. अगर qualification could be in Australia or outside Australia, the points are similar. यहाँ पे ट्रिक्स ये है कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड कोर्स करते हो और आपकी बैचलर डिग्री है इंडिया में, तो आप उसके 15 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हम्म। हो। स्टडी रिक्वायरमेंट, ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट के 5 पॉइंट मिलते हैं। स्टडी रिक्वायरमेंट तभी कंसीडर होती है जब आपके पास जो आपने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो स्टडी की है उसके पॉइंट है ये। तो उसमें ये होता है कि आपकी कोर्स जो होता है, आपका कोर्स वो 92 वीक्स होना चाहिए एज ओके। पर द क्रैकोस। सो क्रैकोस इस गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, वहां पे लिखे होते हैं कि कितने वीक का कोर्स है। हम्म। आप कितने वीक्स में कि कितने मंथ्स में कंप्लीट करते हो, दैट इज सेकेंडरी। ओके। 92 weeks. So if someone is taking to complete this 92 weeks course, 2 years, which is actually 2 years course, that is good. But if they are taking 3 years, that is also considered as 2 years, and you will be awarded 5 points. ओके। ये 2 weeks का कोर्स होता है that has to be completed over 16 calendar months minimum to be eligible for that 5 points. That ओके। means अगर ये कोर्स फॉर एन एग्जांपल मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इफ देयर इज समवन रियली टैलेंटेड पर्सन और वो सिर्फ 52 वीक्स में कंप्लीट करता है, दैट मींस 12 मंथ्स में, देन ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस 5 पॉइंट्स। ओके, मतलब उसको कंप्लीट भी उतने मंथ्स में ही करना है। मिनिमम 16 कैलेंडर मंथ्स होने ही चाहिए स्टडी के। अगर आप फास्ट ट्रैक करके फिनिश कर देते हो, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ओके ओके। हाँ, ज्यादा टाइम लेते हो अगर तो दैट इज ओके, बट नो, मिनिमम इज देयर एज वेल। So what is the reason behind this? Means university want more fees or on that or what? नो, फीस तो आपको वैसे भी उतनी ही पे करनी पड़ेगी। इज जस्ट टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ फ्रॉड बेसिकली। ओके ओके। तो अगर कोई कॉलेज ये है कि वो बोलती है कि मैं मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको 1 वर्ष में 12 महीने में करवा दूंगा एंड यू विल बी एबल टू क्लेम दिस पॉइंट्स, हम्म। बंदा पढ़ेगा नहीं, क्योंकि 2 साल का कोर्स भी बनाया होगा कि यू शुड हैव फुल टाइम स्टडी लोड फॉर 2 years, और तब जाके आप फिनिश कर सकते हो। हम्म। फुल टाइम, व्हेन वी से फुल टाइम, इट्स लाइक 38 hours per week. Instead of 38 hours per week, if you are doing 78 hours per week study and you're still completing the course, it doesn't feel genuine from the department point of view. Hence, they have kept that minimum requirement as well. और मैंने ये भी सुना है कि मीन्स आई डोंट नो कि वहां पर जो यहाँ पर हमारे कनाडा में नो कोड जिसे हम बोलते हैं, जो ऑक्यूपेशन कोड बोलते हैं हम, तो वहां पर भी ऐसा है क्या कि कुछ ऑक्यूपेशन कोड को ही ये लोग कंसीडर करते हैं पीआर देने के लिए? एवरी टाइम इट change and some people struggle to get the PR because of these changes in code of the occupations every time for the PR. हाँ, दैट इज ट्रू। तो यहाँ पे ये होता है, जो स्किल असेसमेंट होता है, तो व्हेन यू अप्लाई फॉर द स्किल असेसमेंट, आपको एक कोड सिलेक्ट करना होता है, उसको बोलते हैं एंस्को। एंस्को कोड जब आप सिलेक्ट करते हो, तो अगर आपका एंस्को कोड मीडियम टू लॉन्ग टर्म लिस्ट में है, दैट मीन्स यू हैव गुड चांसेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी। उसका मतलब ये भी होता है कि दैट दो वहां पे जो ऑक्यूपेशन है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, वो हाईली इन डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो ऑक्यूपेशन इजीली वो रिमूव नहीं हो जाएंगे, तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। व्हेन इट इज इन शॉर्ट टर्म लिस्ट, तो उसका मतलब ये भी होता है कि टुमारो डिपार्टमेंट कैन से कि हमें ये कोर्स, हमें ये ऑक्यूपेशन नहीं चाहिए ऑस्ट्रेलिया में अभी। अगर आपको ये पता चलता है इन द सेंस कि अगर जब कोर्स फिनिश हो जाता है और आपको पता चलता है कि आपका जो जो एंस्को कोड है वो निकल चुका है फ्रॉम द लिस्ट, देन यू वोंट बी एबल टू बेसिकली हैव अ स्किल असेसमेंट। अगर आपके पास स्किल असेसमेंट नहीं होगा तो आप यूआई सबमिट नहीं कर पाओगे। दैट मींस आपके जो पीआर के चांसेस है, इट्स फेलिंग। और इवन वहां पर अगर किसी ने पढ़ाई की है उसके बाद भी वो कोड चेंज हो गए, देन इट अप्लाइज टू द देम एज वेल, राइट? दैट इज वेरी ट्रू। या। जब आप यूआई सबमिट करते हो, तो यूआई सबमिशन के बाद, I'll come on the next one, but मैं बता देता हूँ कि यूआई सबमिट करने के बाद यू नीड टू वेट फॉर द इनविटेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। इनविटेशन आने के बाद आप इधर स्टेट नॉमिनेशन की एप्लीकेशन कर सकते हो और वीजा एप्लीकेशन कर सकते हो। उसमें दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सरशिप के पॉइंट मिलते हैं, द लास्ट पॉइंट इज देयर। तो सब क्लास 190 एंड 491 आर द स्टेट स्पॉन्सर वीजा। तो सब क्लास 190 में आपको स्टेट 5 पॉइंट देती है,
सब क्लास 491 में स्टेट आपको 15 पॉइंट देती है ऑन टॉप ऑफ योर पॉइंट्स। ठीक है, तो उसमें स्टेट की सेपरेट रिक्वायरमेंट्स होती है, वो भी सेटिस्फाई करनी होती है इन ऑर्डर टू क्लेम दोस पॉइंट्स। तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल समझ लो कि मैंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म सबमिट किया मेरे लिए फॉर सब क्लास 190। मेरी 2 साल की स्टडी है इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तो मैंने स्टेट स्पॉन्सरशिप मुझे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से लेनी है, डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू की रिक्वायरमेंट फॉर सब क्लास 190 ये होती है अभी के लिए कि मेरी 2 साल की यहाँ की स्टडी होनी चाहिए एंड आई शुड बी रिसाइडिंग इन डब्ल्यू वंस द वीजा इज ग्रांटेड। तो वो अग्रीमेंट साइन करवाते हैं। एज सोन एज आई डू दैट आई एम एलिजिबल फॉर दैट 5 पॉइंट्स। तो जैसे ही मेरा इनविटेशन आएगा तो मुझे स्टेट नॉमिनेशन की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, वहां पे मुझे मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। स्टेट नॉमिनेशन अप्रूवल के बाद वो वीजा एप्लीकेशन लिंक सेंड करेंगे, तब जाके वीजा एप्लीकेशन होगी, विच विल बी द फाइनल स्टेप। सो गोइंग बैक ऑन दैट ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट जो 5 पॉइंट, ओके, तो ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट में मैं ये भी बता रहा था कि अगर आपकी स्टडी आउटसाइड सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन है तो आपको 5 पॉइंट ज्यादा भी मिलते हैं क्योंकि उसको रीजनल स्टडी बोलते हैं। एवरी कंट्री हैज दैट रिक्वायरमेंट, आई अंडरस्टैंड कि आप वो चाहते हैं कि आप रीजनल में रहो और वहां के जो एरिया है उसको डेवलप करो, बिकॉज दोज मेजर सिटीज आर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। Obviously, yeah. तो हाँ, सो इट्स एन इंसेंटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वहां पे अगर आपने स्टडी की है आउटसाइड दोज मेजर सिटीज तो आपको 5 पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। ओके। ठीक है, और सेम वर्क वर्क के लिए भी रहता है कि जैसे कि कुछ ऑक्यूपेशन को रीजनल में जाकर वर्क करना पड़ेगा तभी जाकर उनको वो पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे, या फिर दे मस्ट हैव टू बी देयर एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी शुड बी देयर टू गेट दैट पॉइंट? नहीं, वो कम्प्लीटली सेपरेट है। वो ये है कि 491 सब क्लास जब ग्रांट होता है वीजा स्टेट स्पॉन्सरशिप वाले, वो उसको प्रोविजनल परमानेंट रेसिडेंसी बोलते हैं। तो प्रोविजनल परमानेंट रेसिडेंसी के 3 साल होने के बाद, और वो उस 3 साल की ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपको रीजनल एरिया में रहना है और वहां पे रुक के काम करना है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर सब क्लास 191 विच इज परमानेंट रेसिडेंसी। ओके। हाँ, बट टू गेट द परमानेंट रेसिडेंसी डायरेक्टली और प्रोविजनल परमानेंट रेसिडेंसी, दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट। आपने कहीं पे भी काम किया हो, यू विल बी एलिजिबल फॉर 5 पॉइंट्स जब आपके 1 साल का एक्सपीरियंस फिनिश होता है। ठीक है, तो उस ऑन दिस पॉइंट मैं आपको ये मतलब सबको ये बताना चाहूंगा कि इफ एनी एजेंट इज सेंडिंग यू टू स्टडी इन सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन, आपको यू शुड थिंक ट्वाइस। ओके। हाँ, वहां पे दे आर मेजर सिटीज तो आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी, बट दैट्स नॉट ऑब्वियसली ऑलवेज द केस। अगर आप आउटसाइड रीजनल जाते हो, वहां पे स्टडी करते हो, तो आपको 5 पॉइंट ज्यादा मिलेंगे विच विल बी सो मच बेनिफिशियल एट द टाइम ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी। तो कंसिडरेशन ये होना चाहिए कि कहाँ पे आपके पॉइंट्स ज्यादा बनते हैं, और ये मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट शुड नॉट स्टार्ट काउंटिंग दिस पॉइंट्स जब आपका कोर्स फिनिश होने आए। व्हेन यू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीजा, आपको ये कंसिडरेशन में लेना चाहिए कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपके पॉइंट्स क्या बनेंगे, देन यू डिसाइड द कोर्स। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो यहाँ पे वो स्टडी करने के लिए आते हैं जो पीआर की लिस्ट में जो एनस्को कोड आपने बोला था, इट्स नॉट देयर। ओके, फिर वो फंस जाते हैं। पहले भी नहीं था, एग्जैक्टली पहले भी नहीं था। तो फिर उसमें ये होता है कि वो पहले तो 6 महीने की फीस पे करके आते हैं, दैट इज समवेयर अराउंड $12,000 to $15,000। फिर यहाँ पे आके कोर्स चेंज करना पड़ेगा। सो जो 12,000 to 15,000 उन्होंने पे किए, दैट्स ऑब्वियसली वेस्टेड। और 6 महीने वहां पे स्टडी करनी पड़ेगी, 6 महीने भी वेस्ट हो चुकेंगे। फिर बाद कोर्स चेंज करेंगे और वहां से दोबारा से शुरू करेंगे फॉर 2 years स्टडी। बिल्कुल। So they are losing two things over there: 6 months, 6 months of time, which is टाइम, so important, and the fees मनी। which they have. बिल्कुल बिल्कुल। तो So एक दो क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक तो अगर किसी को अगर डायरेक्ट पीआर पर आना है, जैसे कि वर्क एक्सपीरियंस के बेस पर, जैसे कि कनाडा में है स्किल्ड फेडरल स्किल्ड वर्कर बेस, पीएफएसडब्ल्यू, एक्सप्रेस एंट्री जिसे हम बोलते हैं, तो उनको कितना टाइम लगता है? और अगर एक स्टूडेंट है जो कोई भी जैसे कि इंजीनियरिंग या तो कोई भी 1 या 2 साल का कोर्स लेता है ऑस्ट्रेलिया में, उसको पीआर बनने में कितना टाइम लगता है? देखो, आफ्टर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म, उससे पहले की बात करें स्किल असेसमेंट चाहे आपकी ओवरसीज क्वालिफिकेशन हो कि ऑस्ट्रेलिया की क्वालिफिकेशन हो, आपको वो तो करवाना ही है। तो स्किल असेसमेंट से लेके परमानेंट रेसिडेंस
परमानेंट रेसिडेंसी तक का जो भी पाथवे है, इट्स सिमिलर फॉर बोथ ऑफशोर एप्लीकेंट एंड ऑनशोर एप्लीकेंट। मतलब कि जो आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया है और जो इन ऑस्ट्रेलिया है। ओके। स्टूडेंट वीजा में आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको 10 पॉइंट मिलेंगे अगर आपने रीजनल में स्टडी की है। आपको 5 पॉइंट मिलेंगे अगर आपने सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में स्टडी की है। ओके। दैट इज द ओनली बेनिफिट ऑफ कमिंग ओवर हियर ऑन स्टूडेंट वीजा। ओके। ओके। मोर ओवर टू दैट, स्टेट्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैंने डब्ल्यू में स्टडी की है तो मुझे चांसेस ज्यादा मिलेंगे और आई विल बी ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट फॉर द इनविटेशन। ठीक है। ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम फ्रॉम expression of interest form to the visa grant letter depends on the number of points you are having and कौन सा occupation है। Suppose I have the highest point, and then what will be the timeline? Like how many months I have to Okay, wait? let's say you have the highest point. If I talk about nursing, I'll give you a bit of different occupations so that you understand. Nursing occupation है आपकी, आपके 75 points है। ठीक है। और फेडरल गवर्नमेंट से आपका इन्विटेशन आया सब क्लास 189 के लिए, तो आपके पीआर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म सबमिट करने से पीआर ग्रांट होने तक का टाइम यूजुअली 4 to 5 months। Okay, great. फॉर द सेम थिंग, अगर आपके 100 पॉइंट्स है, आप अकाउंटेंट हो इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 100 पॉइंट्स इज गुड पॉइंट्स फॉर अकाउंटेंट। तो जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म सबमिट करते हो उसके बाद आपका इन्विटेशन आ जाएगा, और आपकी जो एप्लीकेशन असेस होगी दे विल टेक टाइम, क्योंकि अकाउंटेंट्स आर नॉट इन दैट हाई डिमांड एज नर्सेस। तो उस केस में अकाउंटेंट को वीजा ग्रांट होने में समवेयर अराउंड 9 to 12 months लग जाएंगे। ओके, सो मतलब ऑक्यूपेशन के हिसाब से यहाँ पर टाइमलाइन डिफर करती है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। Okay. और नॉट ऑल नर्सेस विल बी हैविंग द वीजा ग्रांटेड स्ट्रेट अवे, क्योंकि उनका जो एवरी केस टू केस डिफरेंट होता है। अगर मैं हूं फॉर एन एग्जांपल, मेरा केस ना मैसअप किया हुआ है कि मैं यहाँ पे आया था, फिर मैंने 2 वीजा और अप्लाई किए, मेरा रिफ्यूजल आया, फिर मैंने एक्सपीरियंस क्लेम किया था एंड सो ऑन। ठीक है। तो वो सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है, डिपार्टमेंट विल वेरीफाई एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द पासपोर्ट। ठीक है। सो दैट्स वेयर दे आर गोइंग टू टेक टाइम, और उसमें डिपेंड करता है कि अगर वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम वेरीफाई हो जाते हैं देन इट विल बी क्विकर, अदरवाइज इट विल बी डिले। ओके। तो आपका केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है उस पर डिपेंड करता है कि कितना क्विकली आपका आउटकम आएगा। ओके। ओके। तो व्हेन आई सेड अबाउट दैट एक्सपीरियंस, ऑफशोर एक्सपीरियंस, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो डिपार्टमेंट ऑब्वियसली विल ट्राई देयर बेस्ट टू वेरीफाई दैट वन टू गिव द डिसीजन इन द एप्लीकेंट्स फेवर। पर अगर कुछ मिलता नहीं है तो डिपार्टमेंट विल स्टिल हेसिटेट टू रिफ्यूज द वीजा, बट उनको करना तो पड़ेगा। इन दैट केस दे विल बी जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग। ओके। तो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम जो होता है डिपार्टमेंट की सारी एप्लीकेशन के लिए, तो उसमें ये कैटेगरीज बनाई उन लोगों ने ऑन देयर वेबसाइट कि 25% एप्लीकेशंस आर गेटिंग प्रोसेस्ड इन सर्टेन टाइम फ्रेम, 50% आर गेटिंग इन सर्टेन टाइम फ्रेम, 75% एंड 90%। आपका आपकी एप्लीकेशन को जो 90% प्रोसेसिंग टाइम है फॉर दैट पर्टिकुलर सब क्लास, अगर वो भी क्रॉस हो चुका है, दैट मीन्स द डिपार्टमेंट इज स्ट्रगलिंग टू बेसिकली वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट। So it's kind of concern. Okay. Okay. Great. Let's move to the next point because let's take too much time here. तो अगर इसके पीआर के बाद जो भी लोग आते हैं उनकी मेजर यही रहती है कि वो वहाँ पर सिटीजनशिप ले ले। तो अगर कनाडा में जो सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट है वो 1095 days है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 years आफ्टर यू गेटिंग द पीआर। तो आप पीआर होने के बाद अगर आप 3 साल रुकते हैं इन नंबर ऑफ डेज, जैसे कि आप अगर इंडिया गए तो वापिस आए, और टोटल नंबर ऑफ डेज आप कनाडा में अगर कितना रुके हैं और उनको कंसीडर करें तो 3 साल में आपको सिटीजनशिप मिलती है। इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया आप ज्यादा बता पाएंगे क्या प्रोसीजर्स रहती है और क्या रिक्वायरमेंट है? तो ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि आपके ओवरऑल स्टे आपका जो ऑस्ट्रेलिया में है वो 4 साल का होना चाहिए। आउट ऑफ दैट 4 years 12 months has to be on your permanent residency. Okay. Then you become eligible for that one. जो पिछले 12 महीने है, from the day you make an application, past 12 months, you should not be outside Australia for more than 90 days. Okay. Otherwise, you have to wait for another 12 months.
and then you will be eligible to apply for that. So जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट आता है 2 साल के स्टडी वीजा पर, तो उसके 2 साल भी इट कैन बी काउंटेड और नो? It will be counted towards your 4 years, yes. ओके, ग्रेट। पर जब उनका पीआर ग्रांट हो जाएगा उसके बाद 12 months they have to stay and then after they'll be eligible. So in total 4 years. Out of 4 years, 12 months on permanent residency. ओके ओके ओके। सो यहाँ पर कनाडा में थोड़ा अलग है कि आपका पीआर होने के बाद आपके 3 साल काउंट करते हैं वो लोग, आफ्टर गेटिंग द पीआर। या ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे कि हम स्टडी तो हमने कर ली है स्टडी वीजा के ऊपर, नाउ वी आर गोइंग टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे कि कनाडा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आई थिंक 3 to 4% है एनुअली। लेकिन अभी भी जो कॉन्सेंट्रेटेड एरिया है, जैसे हमने पहले डेमोग्राफिक में दिखाया था कि एक जो पॉपुलेशन है वो 50 to 60% पॉपुलेशन ओंटारियो स्टेट में रहती है, टोरंटो के आसपास, जिसे हम जीटीए बोलते हैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया। वैसे ही शायद ऑस्ट्रेलिया में भी होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक ही जगह पर इतने सारे लोग होने की वजह से जॉब की डिमांड जो होती है उसके ज्यादा सप्लाई हो जाता है। मतलब स्टूडेंट इतने सारे सारे हैं वहां पर कि एक मैकडोनल्ड की जॉब के लिए बहुत सारी लाइन लग जाती है कई बार, और सिक्योरिटी की जॉब के लिए भी डॉक्टर्स वगैरह लाइन में लग जाते हैं जॉब ना मिलने की वजह से। तो सेम ऑस्ट्रेलिया में क्राइट मीन्स है, या फिर क्या है वहां पर हालात? अगर जॉब के बारे में हम बात करें तो जॉब इजीली मिल जाती है और जॉब फील्ड जॉब या नहीं मिलती? Australia में it's quite good at the moment, especially after COVID situation. तो 3.6% rate है यहाँ पे unemployment rate at the moment, which is good. तो इसमें ये भी होता है कि अगर आपको जॉब चेंज करनी है देन आल्सो यू आर हैविंग बेटर प्रोस्पेक्ट कि आपको कहीं और भी जॉब मिल जाएगी। हाँ, ये भी है कि अगर किसी ने इंजीनियरिंग की है इंडिया से एंड दे आर कमिंग ओवर हियर एंड डूइंग सम सॉर्ट ऑफ सिली जॉब्स, बट मैं ये समझता हूँ कि इट्स जस्ट बेसिकली देयर स्टार्ट। दे शुड ऑब्वियसली फोकस ऑन द करियर पाथवे जो उनकी फील्ड की जॉब है, और वो भी मिलती है। तो स्टूडेंट वीजा पे अगर आप हो तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिलेगी जस्ट बिकॉज दे वांट समवन टू वर्क फॉर देम फुल टाइम। तो स्टूडेंट वीजा पे होके आप कर नहीं सकते। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज प्रिवेंटिंग देम। अगर उनके पास स्किल है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट 2 years कोर्स उनको जॉब मिलेगी। तो इट्स गुड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे इतनी स्ट्रगल नहीं है जितनी 2019 से लेके 2013 तक थी। 9 से लेके 13 तक, सॉरी। Moving on to the next topic, अगर हम बात करें तो जो मिनिमम वेज के बारे में अगर बात करें, अगर जॉब के लिए हम बात कर रहे हैं तो जो कनाडा में है वो प्रोविंस वाइज अलग अलग होता है। जैसे कि ओंटारियो में $15 पर आवर है और ब्रिटिश कोलंबिया में 16 पर आवर है। तो उसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या मिनिमम वेजेस रहते हैं, और क्या वो प्रोविंस के हिसाब से रहते हैं या फिर वो नेशनली इक्वल है सब? No, it's nationally, which is written over here, which is very true. 23.23 per hour from 1st of July 2023. So that has gone up by somewhere around 4.7 or 4.25% CPA increase था जो 1st of July 2023 में था. Usually it's somewhere around 2% to 3% increase, but this time it was huge increase just because of the inflation. बिल्कुल। तो जो भी लोग स्टूडेंट वीजा पे आते हैं वो ज्यादातर ये मिनिमम वेज को कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ आवर्स काउंट करें, आपकी स्टूडेंट की जो लोन है वो जल्दी पेड अप होगी अगर आपका मिनिमम वेज ज्यादा है। तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ज्यादा है अगर कंपेयर करें कनाडा से। तो कनाडा में सिर्फ $15 के आसपास है। सेम अगर अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो $23 है, जो काफी ज्यादा लगता है मुझे कनाडा के हिसाब से। It is good rate, and I think it's somewhere around like in top 7 highest paid country. Australia is one of them. तो pays is good, पर यहाँ पे ये भी होता है कि अगर if you are working with someone और वो not paying legally, तो फिर it's completely different situation. But again, it's back to that sort of discrimination scenario. You need to basically fight for your rights. ऐसी बात होती है। बिल्कुल।
बट सैलरी के साथ-साथ हम आगे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी देखेंगे कि सैलरी तो इतनी मिल रही है, बट हाउ अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग? सो वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन द सेम प्रेजेंटेशन। तो यहाँ अगर अगर हम सम सैलरी की कंपैरिज़न करें तो एवरेज जो पर्सन है कनाडा में, अगर वो मिनिमम वेज के हिसाब से काम करता है तो ही विल हैव द वीकली अराउंड 1100 डॉलर के आसपास उसका जो वीकली अमाउंट बनता है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हालात रहते हैं, मतलब कितना, मतलब यहाँ पर दिखाया है कि 1700 या 1600, 1700 1800 के आसपास वीकली वो कमा लेता है सैलरी के हिसाब से। Mm-hmm. Australia में for full time it anywhere in between 900 to 1500-1600 डॉलर on an average. तो एवरेज सैलरी पर ईयर यहाँ पे होती है 65 to 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इवन इफ यू आर वर्किंग इन नॉन स्किल्ड जॉब तो वो होती है यूजुअली जो सैलरी यहाँ पे हो ही जाती है फॉर द माइग्रेंट हु आर रियली स्किल्ड एंड वर्किंग हार्ड ऑन द फील्ड, तो उनकी 90,000 to 120,000 पर ईयर वो कमा लेते हैं। ओके। मैंने बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड्स देखे हैं जिसकी जो यहाँ पे उनकी वाइफ यहाँ पे मास्टर डिग्री स्टडी करते हैं एंड दे आर वर्किंग बेसिकली 2 and 3 जॉब्स। दे आर वर्किंग रियली रियली हार्ड एंड in their bank account the saving is somewhere around 70 to 80,000 dollar while they are student, which is वाओ, after paying off all those monies. ग्रेट, हाँ, तो अगर डेफिनेटली, मास्टर डिग्री करते हैं आपके मेन एप्लीकेंट एंड सेकेंडरी एप्लीकेंट कैन वर्क फुल टाइम देन दे मेक गुड मनी। ग्रेट। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे, अगर आपके पास जॉब नहीं है बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न, इफ यू आर फायर्ड और टर्मिनेट फ्रॉम योर जॉब, तो जो कनाडा में है वो आपकी जो भी पास सैलरी होती है उसका 55% यानी कि अ, उतना आपको एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलता है, जो कि अराउंड 650 पर वीक है मैक्सिमम। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे ये डेटा मिला है। आप ज़्यादा बता पाएँगे कि क्या हालात है वहाँ पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बताए तो? Yeah, this is true. From employment benefits from Centrelink, $334.20 a week. That is obviously for permanent resident or citizen only. हुँ, हुँ। Students are not eligible for that, so ओके। they obviously need to be mindful of that. फिर अगर इसमें ये भी है कि अगर कोई पार्टनर वीजा पे यहाँ पे आ रहा है, हुँ, हुँ। ठीक है, सो नॉट थ्रू द स्किल माइग्रेशन, पार्टनर वीजा की एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है, तो दे विल हैव टू वेट फॉर 2 years टू बी एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट्स। ओके, ओके, ओके। और जैसे ही हमने बात की थी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का भी हमें देखना पड़ेगा कि वेजेस तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है, लेकिन उसके के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आई थिंक ज़्यादा है, क्योंकि जो मेलबोर्न है वो आई थिंक वन ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द सिटी पूरे वर्ल्ड में की जो टॉप कॉस्टली सिटीज़ में अगर हम उनकी गिनती करें तो है। तो ज़्यादा हमें अल्पेश बता पाएँगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है वहाँ पर? कितना खर्चा हो जाता है कोई एक फैमिली का? अगर हम गिने तो रेंट के बारे में बताएँ या तो फिर ग्रोसरीज़ के बारे में बताएँ कितना खर्चा होता है? देखो, there is a comparison over here pre-pandemic and post-pandemic. हुँ, तो हुँ। 2019 से पहले 2020 से पहले की बात करें हम, तो अगर यहाँ पे मेजर सुपरमार्केट है कोल्स, वुलवर्थ, आईजीए, तो वहां पे अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाओ एंड इफ यू फुल योर ट्रॉली कंप्लीटली फिल कर दो तो इट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड $100। ओके, जो अभी चार्ज होता है $180 to $190। सो ओह! इट हैज गॉन ड्रामेटिकली अप। ओके, Wage obviously accordingly because of the inflation it has gone up as well, पर in terms of grocery it's expensive हो चुकी है, पहले नहीं थी। ओके, In terms of accommodation and so on, it's again the same situation at the moment क्योंकि government obviously granted bit of money in pandemic to have the employment going on, but it came with the consequences of that one. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए। The interest rate went up for the home mortgage, which is somewhere around 6.5% at the moment. जो before pandemic it was about 2.5%. So it's ओके, crazy in that sense. Now obviously the interest rate has gone up for the home insurance. तो जो rent है that also has gone up accordingly. ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। तो पहले जो $200 में मिलता था units, हुँ, हुँ। वो they are charging somewhere around $350, and that is ओके। also difficult to obtain. हुँ, हुँ, हुँ।
तो अगर कोई एक हाउस ओपनिंग है फॉर द रेंटिंग ऑफ द हाउस, तो वहां पे देयर विल बी समवेयर अराउंड 20 to 25 applicants just for one house. हम्म। So it's challenging in terms of accommodation, especially these days. सो अगर हम 1 BHK अपार्टमेंट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली कितने में रेंट पे मिलता होगा? $250. 250? $250. And that, if you are considering the same basically features, one bedroom, in Melbourne, it will be more expensive. In Perth, it will be a bit of less expensive. अगर आप थोड़े रीजनल में जाते हो तो that will be even cheaper. So it varies from location to location. जैसे अहमदाबाद में the houses are so expensive, right? But if you go 50 kilometers away from Ahmedabad, it will be a bit of cheaper. But So 250 is very cheap because if I per can see week, here per week. Oh, yeah, sorry, we calculate over here per week. okay. Then it is I okay. thought so. I thought 250 per month, it's too cheap. No, That's no, why I not have to lucky. confirm that whether it is per month or what. Okay. Then it is okay. 1,000 per month Yeah. approximately per 1 BHK. But it is still, I think, for Melbourne, like Toronto, we have a higher rate of rental in as compared to the Australia then I guess because जो टोरंटो में रेट है वो आई थिंक 1500 के आसपास है अगर आप 1500 to 2000 if you are comparing 1 BHK only. Mm-hmm. तो Yeah. वहां पर अभी Sydney बहुत ही and ज्यादा Melbourne would be Sydney and Melbourne would be a bit of expensive. Uh, but जो मैंने rent बताया, that's in Perth. It's still in regional area, हम्म highly developed though. But luckily it's still in regional area. तो यहाँ पे अगर कोई study करता है, so they'll be eligible for that 5 points, and obviously they'll be paying less amount as well. तो यहाँ पे again for the students or who are planning to migrate to Australia, they should consider not just coming to Australia, but which part of Australia, that matters a lot as well at the हम्म, same time. And बिल्कुल वो बिल्कुल। advisable ये रहेगा कि they decide from the day one, not after coming to Australia फिर यहाँ से दूसरी वो सिटी में होना जाएंगे and so on. It's just like going to be more expensive. बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर कनाडा के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हो तो हमने एक स्पेशल अभी वीडियो किया था जिसमें हमने पूरा डिटेल बताया था कॉस्ट ऑफ लिविंग। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी आपको लिंक दे दूंगा। और अगर रियल एस्टेट की बात करें तो जैसे हमने ऑलरेडी बता दिया कि भाई एक बेडरूम का अपार्टमेंट अगर आप रखना चाहे तो कितना खर्चा होता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस कनाडा। यहाँ पर दिखाया है वो उल्टा है। आ, मुझे लगता है ये डेटा में कुछ मिसमैच है क्योंकि यहाँ पर कनाडा में जो $1,000 दिखाया है वो आई थिंक एवरेज होगा क्योंकि अगर जीटीए में अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी ये 2000 के आसपास है। और अगर इवन आप विनीपेग जैसे जहाँ पर मैं हूँ वहां पर भी लेना चाहते हैं तो 1200-1300 के आसपास जा रहा है। और सेम अगर आप अगर बाई करना चाहते हैं अगर तो वो भी अभी यहाँ पर तो बहुत महंगे हो रहे हैं। अगर अगर टोरंटो के आसपास का यदि आप जीटीए पकड़िए तो वो 1 मिलियन के ऊपर ही जाता है। हाउ अबाउट इन मेलबर्न एंड सिडनी अबाउट द बाइंग होम? Yeah, if it's for the one bedroom, then somewhere around in Sydney and Melbourne, it's somewhere around closer to half a million dollar. ओके अगर पर्थ की बात करें तो it's somewhere around 2 to 300,000 dollar. ओके देन इट्स अगर घर की बात करें stand alone house, so obviously more than $1 million in Sydney and Melbourne. Not in Sydney and Melbourne itself, but in nearby around 50 to 100 kilometer range. पर्थ की दिस इज बात करें लाइक अ तो डिटेच होम विद गैराज। yes, ओके हाँ, correct के साथ. But your wall will not be touching to another house या wall. यस यस या तो पर्थ की बात करें तो anywhere from 6 to 800,000 dollar on an average. If it there are some suburb as well, obviously, जहाँ पे million से भी ज्यादा expensive है, but migrant usually don't prefer to have their first house over in those sort of area. बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर भी सिमिलर है अगर आप छोटे सिटीज में जैसे कि विनीपेग जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर अगर आप देखें तो अगर कंपेयर टू टोरंटो काफी अफोर्डेबल है। आप 500 या 600,000 में आप डिटेच कर ले सकते हैं। जबकि सेम अगर आप जीटीए टोरंटो या वैंकूवर में लेने चाहेंगे तो वो ही 1 मिलियन या तो 1.5 मिलियन के आसपास उसकी कॉस्ट हो जाएगी। 3 टाइम्स हो जाएगा उसका प्राइस। It's pretty much similar here. श्योर। अगर हम आगे बात करें तो हेल्थ केयर के हालात
क्या है, जैसे कि अगर हम कनाडा की बात करें तो यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ केयर है। हर एक बंदे को प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ओर से एक हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जहाँ पर आपको कोई भी सुविधा है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में मिल जाएगी, सर्जरी करवानी हो, ट्रीटमेंट हो। लेकिन एक ही प्रॉब्लम रहता है कि यहाँ पर वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है अगर आपको कुछ सर्जरीज़ करवानी है तो। और जो डेंटल है, वो एक्सक्लूडेड रहता है, और लेकिन अभी जो भी लोअर इनकम है उनके लिए भी वो इंक्लूड कर दिया है। और जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने वो डेंटल बेनिफिट्स दिया है, तो मैं क्लेम कर सकता हूँ मेरे एम्प्लॉयर की प्राइवेट इंश्योरेंस से। तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो वहां पर क्या हालात है हेल्थ केयर के? वी आर ऑन द सेम बोट। यहाँ पे जो कार्ड दिया जाता है उसको मेडिकेयर बोलते हैं, हम्म, मेडिकेयर कार्ड। तो सेम, अगर आप जीपी को विजिट करते हो तो ज्यादातर जीपी जो बल्क बिल करते हैं दे आर फ्री टू हम्म, विजिट। कहीं को आपको पैसे देने पड़ेंगे, देन यू कैन क्लेम द मनी बैक फ्रॉम मेडिकेयर, तो उसमें सिर्फ आपको सर्टेन परसेंटेज वापस मिलेंगे। डेंटल इज नॉट इंक्लूडेड। हम्म, जो भी मेजर सर्जरीज है, अगेन इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग वेट फॉर हम्म, दैट टू बी डन। तो हम्म। कई सारे ऐसे भी हैं जो प्रीफर करते हैं कि इंडिया जाके वो सर्जरी करवा के वापस आ जाए। सेम सेम इन कनाडा में भी ऐसा ही है कि लोग वेट करते हैं कि भाई इतना वेट करे। जैसे कि अगर आपको नॉर्मल स्टोन है किडनी में, तो भी वो महीनों लग जाते हैं। और कई बार उससे अच्छा है कि लोग इंडिया चले जाते हैं। इवन रूट कैनल करवाना है अगर दांतों में, तो भी लोग I was just इंडिया going to tell you about that. It's सो even cheaper to fly over there, come back, including the या flight fares and dental costs. It's still cheaper than having one root canal done in Australia. श्योर श्योर या तो ये सेम है, चाहे वो यूएसए हो। हमने यूके में भी देखा कि वहां पर भी यही प्रॉब्लम है। और सेम कनाडा ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो जो डेवलप कंट्रीज बोल रहे हैं, लेकिन इतना हेल्थ केयर इतना अच्छा नहीं है अगर आप कंपेयर करें इंडिया से। इंडिया में गवर्नमेंट में अगर आपको वेटिंग है तो आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, यहाँ पर वो भी ऑप्शन नहीं है। आपको कंपलसरी वेट ही करना पड़ेगा। तो Okay. अगर हम आगे सेफ्टी की बात करें अल्पेश, तो जैसे कि हम यहाँ पर क्राइम रेट देख रहे हैं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जो भी ऑनलाइन मैंने डेटा देखा वही यहाँ पर अब बता रहा हूँ। बट पिछले कुछ सालों में यहाँ पर कनाडा में भी क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। यहाँ पर डेटा जो दिखा रहा है वो थोड़ा मुझे कम लग रहा है, लेकिन कुछ अगर एरिया देखें हम जो टोरंटो के आसपास है, या तो वैंकूवर के आसपास का एरिया है, जिसे ग्रेटर टोरंटो एरिया कहते हैं, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा अभी क्राइम रेट बढ़ गया है। रोज गाड़ी की चोरियां ले लीजिए, या तो वेंडलिज्म ले लीजिए। और अगर वैंकूवर पर्टिकुलरली मैं बात करूँ, तो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस जिसे हम कहते हैं, तो वहां पर बहुत सारी ड्रग्स की प्रॉब्लम है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हेरोइन और ऐसे ड्रग्स को भी लीगलाइज कर दिया है। जो कि हम मारिजुआना जो कैनेबिस हम बोलते हैं, उसको तो पूरे कनाडा में लीगलाइज है। लेकिन ब्रिटिश Same कोलंबिया here, में, cannabis. हाँ, उसको ब्रिटिश कोलंबिया में हेरोइन वगैरह जो सिंथेटिक ड्रग्स जिसे बोलते हैं, उसको भी लीगलाइज कर दिया है। उसकी वजह से वहां पर ड्रग्स के बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताइए कि क्या हालात है वहां पर क्राइम रेट्स वगैरह के? देखो, ये statistics are there. If I talk about the ground reality, Mera, and this is my experience as well, and not just my experience, but many of my friends have the same experience. If you are living in a way how you wanted to live in these sort of countries, तो आपके लिए these are not the concern actually. हम्म, There are some locals who are obviously making this sort of issues and so on, क्योंकि उनको पता है कि government is not going to do much about it. बिल्कुल या और हाँ, migrant के लिए ये है कि even if, for example, I'm citizen over here, and if I do some sort of such crime which are like considered as a major crime, मेरी citizenship cancel हो सकती है and I can be sent back to India. ओके ओके, रिपोर्ट कर दे देंगे। Correct. The only one who has born over here, for example, हम्म, my son, he born over here. अगर if he is doing some sort of silly things which he won't do, पर अगर वो करता है, then he basically doesn't have any other citizenship. तो उसको नहीं भेजेंगे, but हम्म, they will deport to me. So migrants are really behaving really well. हम्म, Locals obviously are there, who are basically these thefts and this sort of racism and bullying and sort of violence in the shopping center, outside the shopping center, screamings and so on. वो करते रहते हैं. हम्म, But again, we have made a nature कि हाँ यार ignore करो and let's focus on our task. पर होता है, but it's not that bad. I mean, ऐसा नहीं होता. It happened over here. Like स्कूल में भी जैसे shooting हुई थी, but not that frequently or in a nasty way जो for example US में हुई थी.
उतना terrible नहीं है यहाँ पे. I feel safe over here. I feel safe if I'm outside Australia, sorry, outside my house, even at 12 o'clock midnight. तो मैं ये safe feel करूंगा कि I'm fine. ओके। Not just for me as well. Actually, मेरी wife भी अगर बाहर जाती है रात के 12 बजे भी, then also she is safe. मुझे ये पता है कि she'll come back, no issue. ग्रेट ग्रेट। और रनिंग आउट ऑफ टाइम हम थोड़ा स्पीड करेंगे, तो जैसे कि गन लॉज के बारे में बात करें तो वहां पर गन लॉज कैसे है? मींस लाइक यूएसए यू कैन बाय अ गन इजीली और इट्स लाइक रिस्ट्रिक्टेड लाइक कनाडा दैट वी हैव लिमिटेड ऑफ guns that we can buy and some guns we did require a license. यहाँ पे उतनी इजीली मिलती नहीं है. आई हैवंट एक्चुअली एक्सप्लोर दिस एरिया, पर जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैंने सुना है, यू ऑब्वियसली नीड टू हैव अ लाइसेंस एंड दे आर आल्सो मेकिंग दैट डिफिकल्ट, क्योंकि ये वो सोच, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट इज कंसिडरिंग टू पुट अ प्रपोजल फॉरवर्ड टू द गवर्नमेंट कि गन उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए where they will be requiring and they don't have any other choice, just for your personal protection. They Mm-hmm. are considering to scrap that. Okay, okay. But not like they don't have, you don't have a frequent gun violence like USA. No, 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 Okay, great. definitely not. Yeah. Okay. So next thing is like a business. How you think Australia is a business? Like how many startups are coming and how easy to do the business in Australia? If you have like unique idea, yes, certainly it's going to be appreciated. यहाँ पे ज्यादातर माइग्रेंट ये फ्रेंचाइजी बिजनेस लेते हैं, जहाँ पे आप you pay the royalty fees and you basically use the ideas and then continue doing it. Mm-hmm. They are doing well as well. Depends on the business. जैसे for example Boost Juice है, they are doing good in terms of these royalties and so on. पर when you pay that high wages, $23.23 per hour, and still making money, it's challenging. It's challenging, yeah, definitely, yeah. It's not like in India, like we are making millions of rupees and not paying नहीं that वैसा नहीं, much. Yeah, जितना नहीं वैसा नहीं है. Very true, yeah, very true. yeah. And how about the education in Australia? Like I heard that there's a government schools and it's free for everyone. How about the daycare? If one couple is working and if they have to put a child in daycare, तो उनको क्या कुछ benefit मिलते हैं उनकी या फिर रिक्वायरमेंट होती है. child care benefits क्या उसकी per month कितना मिलता है couples को? उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि if the family income is somewhere around $95,000 per year, तो they will be getting somewhere around 70% of the child care जो भी वो पे कर रहे हैं उनके वापस मिलेंगे. So if they are paying $100 per day, they'll be getting $70 back. Great. So the way, I mean, जैसे ही आपकी इनकम ज्यादा होती है, you will be losing that benefit. Same तो वो similar यहाँ मिलती पर है. भी है. Schools are free, yes, that's true for the government schools are free. For the private school, it's somewhere around 12 to 15,000 per year per child. If someone preferred to go to private school, universities, to some extent government funded, but not all of them. You're paying less money, but you still need to pay. And yeah, child care benefit is pretty much aligned with that daycare facility as well. Okay. तो Depend वो on the आपकी फैमिली salaries. इनकम पर डिपेंड करता है. हाँ. Okay. सिमिलर कनाडा में भी ऐसा ही है, गवर्नमेंट स्कूल्स आर फ्री, टेक केयर के लिए भी आपको कुछ अलाउंसेस मिलते हैं और चाइल्ड केयर बेनिफिट यहाँ पर चाइल्ड समथिंग $500 के आसपास आपको मिलता है अप टू सर्टेन आपकी जो फैमिली इनकम है, अगर वहां से आप ज्यादा अगर आपकी हो रही है इनकम तो वो रिड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंगली और जो फैमिली इनकम है उसके हिसाब से. और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कैसा है अगर मेजर सिटीज में बात करें और ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें? Major cities में public transports are more advisable than the private, क्योंकि वहां पे जो parking fees होगी, that will be probably 10-15 times more than the public transport cost. Yes, yes. तो जैसे कि अगर मैं सिडनी की बात करूँ तो सिडनी per day you will be paying somewhere around $150 to $200 for the parking. Okay. Whereas you can take the public transport and you can be there and can go back as well in $20. Okay. But your employer not providing you like a parking spot or? There is no possibility because like Sydney में पर्थ की बात करूं तो it's about 20 to 25 story buildings. Oh, okay. उनके पार्किंग जो होते हैं वो they are paying somewhere around
$4,000 to $5,000 per month just for the parking. So हम्म। उतनी तो कई लोगों की सैलरी भी होगी सिर्फ. So no, they are not providing that one, unfortunately. Yes, they are providing to the executive of the business, but not to all of them. Okay, okay, understand. Yeah. So advisable ये है public transport, but not every city has that facility. तो पर्थ की बात करूं, एडिलेड की बात करूं तो public transports are bit of difficult to and time consuming. तो वहां पे private transport is more preferable. श्योर, सेम यहाँ पर भी ऐसे, जैसे कि जीटी अगर टोरंटो वगैरह में अगर बात करें तो वहाँ पर मेट्रो भी है, सबवे भी है, वहाँ पर बसेस भी ज्यादा चलती है और बहुत सारे ऑप्शन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। और अगर विनीपेग की बात करें तो यहाँ पर जो बसेस है वही है, तो यहाँ पर कार्स, पर्सनल कार्स ज्यादा चलते हैं। तो रूरल एरियाज में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनाडा में इतना अच्छा नहीं है। जो मेजर सिटीज है वहां पर अगर आप देखें मॉन्ट्रियल या टोरंटो या तो वैंकूवर, तो वहां पर मेट्रोज वगैरह भी है, तो वहां पर काफी अच्छा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और अगर वेदर की बात करें तो हमारा और आपका ग्राफ पूरा उल्टा है। जैसे कि Weather is the हमारा best over here. सो यहाँ पर माइनस टेम्परेचर रहता है, -20-30 तक जाता है जहाँ पर मैं रहता हूँ। टोरंटो वगैरह में एक आध महीना कुछ ठंड कम रहती है, बट वहां पर भी स्नो इतनी ही गिरती है जहाँ जितनी यहाँ पर रहती है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर गर्मियाँ ज्यादा होती है। आप अल्पेश ज्यादा बता पाएंगे हमें? हाँ, तो अगर मैं पर्थ की बात करूं तो यहाँ का जो वेदर है इट्स प्रीटी मच सिमिलर टू हम्म। इंडिया, गुजरात स्पेशली. हम्म। वहां पे ये है ऑब्वियसली कि वहां पे जब विंटर होता है तो यहाँ पे समर होता है. हम्म। बट जो मैक्सिमम टेम्परेचर, जो मिनिमम टेम्परेचर जाता है, दैट्स प्रीटी मच सिमिलर टू गुजरात. ओके। और हायर पर कितना जाता है, मतलब अगर? somewhere around 43, 44. इट्स But you इक्वल will टू अहमदाबाद। you will feel somewhere around 47. इंडिया हम्म। इतना ह्यूमिड नहीं होता यहाँ पे, बट इट बर्न्स योर स्किन. हम्म। तो इची हो जाता है. एंड जो जो स्किन कैंसर होते हैं, हाई चांसेस इफ यू आर नॉट यूजिंग सनस्क्रीन लोशन इन द समर टाइम. इसके सो इट्स बाद ही हमारा डेफिनेटली. वो टॉपिक है। अच्छा. उसको भी कंसिडर किया है मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो इट्स वेरी चांसेस ऑफ गेटिंग अ स्किन कैंसर। मीन्स मुझे पता नहीं था ये, मतलब जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि हाँ, वहाँ पर यूवी रेस ज्यादा है और सन का इश्यू है, तो उसको भी हमने कंसिडर किया है। तो एवरेज यहाँ पर मैंने जब देखा ऑनलाइन तो देखा कि एवरी थ्री 3 में से 2 लोगों को ये डायग्नोस होता है स्किन कैंसर। तो इतना कॉमन है या इज इट नॉट ट्रू? हाउ हाउ यू थिंक Uh, अबाउट दैट? it is true, but especially for the people who are born here, like Gura peoples, they get affected more quickly than us. हम्म। हाँ, पर है सही. It you need to use the skin सनस्क्रीन। lotion and so on. पर मैं I would really appreciate the schools over here जो बच्चों को सिखाते हैं ना, they're actually training them in a way कि how to live in Australia. हम्म। शायद I wouldn't know exactly how and what should be done, but probably my kids know better than me because ऑब्वियसली। they have been taught in the school. ग्रेट ग्रेट। So they haven't they're getting raised in a way हम्म। so that they can fight against this situation. बिल्कुल But बिल्कुल। तो अगर हम यहाँ पर no लास्ट hardly. क्वेश्चन करें तो कि आपका ऑस्ट्रेलिया चूज करने का कारण क्या था, और अगर अगर आप कहीं और मूव होना चाहते हैं तो कौन से कंट्री में मूव होगे? क्विकली आप बता पाए तो। I have never decided to move actually to go any other country permanently migrating. Yes, I have interest to visit all the countries possibly in the world. पर नहीं, move तो नहीं होना. And I don't want to go to any other country as well. I want to enjoy the wine of Australia when I get retired. डेफिनेटली आप जरूर मिलेंगे, हम भी वहाँ प्लान करेंगे घूमने के लिए, तो विल डेफिनेटली Most welcome. कम टू पर्थ एंड विजिट यू गाइस। थैंक यू सो मच अल्पेश, आपने इतना डिटेल पे अपना टाइम दिया, और थैंक यू सो मच फॉर दिस। Thanks for having me, Rashmi. ओके, सी यू Thanks a lot. गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।